हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि सीपीसी की धारा 2 का उपधारा 3 क्या कहता है। पिछली वीडियो में आपने देखा कि सीपीसी की धारा 2 जो संहिता और डिक्री क्या बताती है उसको आपने जाना समझा, और मैंने नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए थे, आप लिखे भी होंगे शायद, तो उससे आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। अभी इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीपीसी की धारा 2 का उपधारा 3 क्या कहता है। तो सीपीसी की धारा 2 की उपधारा 3 डिक्रीदार को बताता है। डिक्रीदार से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पक्ष में कोई डिक्री पारित की गई हो या कोई निष्पादन योग्य आदेश किया गया हो। डिक्रीदार को फ्रेंड्स इंग्लिश में डिक्री होल्डर कहते हैं। तो डिक्रीदार के शब्द से ही पता चल रहा है कि ऐसा जो व्यक्ति के पक्ष में डिक्री पारित होगी उसी को डिक्रीदार कहेंगे। उपधारा 4 क्या कहता है? ये जिला से ये बताता है कि जिला न्यायालय, ठीक। जिला ये ऐसा नहीं है कि कोई शहर का मतलब बता रहा है कि हाँ उसी को डिफाइन कर रहा है, नहीं, ये जिला न्यायालय को डिफाइन करता है उपधारा 4। और उपधारा 5 देखेंगे, विदेशी न्यायालय से ऐसा न्यायालय अभिप्रेत है जो भारत के बाहर स्थित है और केंद्रीय सरकार के प्राधिकार से ना तो स्थापित किया गया और ना ही चालू किया गया। तो फ्रेंड्स, विदेशी न्यायालय के लिए आप 3 चीज़ें जानिए। पहला तो वो भारत से बाहर होता है, दूसरा वो केंद्र सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित नहीं किया गया होता है, और तीसरा जो है उसका जो भी कार्य होता है वो विदेशी के तरीके से होता है, ठीक है। वहाँ पे जो है अपने भारत का जो संहिता है, जितनी भी प्रोसीजर लॉ है वो नहीं अप्लाई होती है, वहाँ की अपनी एक प्रोसीजर लॉ वो होती है, वही अप्लाई होती है। उपधारा 6 विदेशी निर्णय। तो विदेशी निर्णय से ही पता चल रहा है कि जो विदेशी न्यायालय में निर्णय पारित किया जाता है उसे ही विदेशी निर्णय कहते हैं। विदेशी निर्णय से किसी विदेशी न्यायालय का निर्णय। तो विदेशी न्यायालय किस में दिया गया है? उपधारा 5, धारा 2 की उपधारा 5 में, और विदेशी निर्णय जो है वो उपधारा 6 में दिया गया है। अब 7 देखेंगे, सरकारी प्लीडर के अंतर्गत ऐसा कोई अधिकारी आता है जो सरकारी प्लीडर पर इस संहिता द्वारा अभिव्यक्त रूप से अधिरोपित कृत्यों का या उनमें के किन्हीं का पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। मतलब जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है इस नियम का पालन करने के लिए, वही सरकारी प्लीडर होता है। प्लीडर के निर्देशों का अधीन कार्य करता है या नियुक्त किया जाता है। ऐसा कोई प्लीडर भी आता है जो सरकारी प्लीडरों के निर्देशों के अधीन कार्य करता है। अगर सरकारी प्लीडर चाहे तो वो अपने मतलब असिस्टेंट, एक तरह से समझ लीजिए, उसको भी वो अपॉइंट करके अपने अंतर्गत वो कार्य कर सकता है, और निर्देशित उसको करता रहेगा, वो कार्य करता रहेगा। उपधारा 7 का ये अंडमान निकोबार के बारे में बताता है कि जो अंडमान निकोबार का द्वीप समूह है उसके संबंध में जो उच्च न्यायालय है वो कलकत्ता का उच्च न्यायालय माना जाएगा, या और कहीं का उच्च न्यायालय नहीं माना जाएगा, वो कलकत्ता का उच्च न्यायालय ही माना जाएगा। और धारा 7 खा ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है और ये भी उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। धारा 7 का और धारा 7 खा ये दोनों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब देखेंगे कि उपधारा 8 क्या कहती है। तो उपधारा 8 जो है वो न्यायाधीश को बताती है। न्यायाधीश कोई भी सिविल न्यायालय का पीठासीन अधिकारी वो न्यायाधीश होगा। धारा 2 की उपधारा 9। उपधारा 9 निर्णय से न्यायाधीश द्वारा डिक्री या आदेश के आधारों का कथन अभिप्रेत है। निर्णय जो न्यायाधीश द्वारा दिया जाता है उसी के आधार पर डिक्री पारित होती है, उसी को निर्णय कहते हैं। उपधारा 10 निर्णीत ऋणी। निर्णीत ऋणी से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके विरुद्ध कोई डिक्री पारित की गई हो
या उसके निष्पादन योग्य कोई कार्यवाही की गई हो। आप देखेंगे कि ये जो है डिक्रीदार उपधारा 3 में है और निर्णीत ऋणी ये जो है इसमें दिया गया है उपधारा 10 में। ये दोनों में आप ये जान लीजिए, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि निर्णीत ऋणी, क्योंकि मतलब एक वाद में मैं आपको बताती हूँ कि एक वाद में 2 पक्षकार होते हैं, पहला वादी दूसरा प्रतिवादी। तो वादी के पक्ष में कभी कभी मान लीजिए वादी के पक्ष में डिक्री हो जाती है तो उसको डिक्रीदार कहेंगे, और वो जो है जिसके पक्ष में विपक्ष में जिसके विरुद्ध डिक्री पारित होती है उसको निर्णीत ऋणी कहेंगे। ये हमेशा जानिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं उपधारा 11, ये विधिक प्रतिनिधि बताता है। विधिक प्रतिनिधि से ऐसा कोई व्यक्ति जाने रहिए कि जो मृतक व्यक्ति की संपदा का विधिक प्रतिनिधित्व करता है, और इसके अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो मृतक की संपदा में दखलंदाजी करता है, और जहाँ कोई पक्षकार प्रतिनिधि रूप में वाद लाता है या जहाँ किसी पक्षकार पर प्रतिनिधि रूप में वाद लाया जाता है, वहाँ वह व्यक्ति इसके अंतर्गत आता है जिसे वह संपदा उस पक्ष के मरने पर न्यायगत होती है, जो इस प्रकार वाद लाया या जिस पर इस प्रकार वाद लाया जा सकता है। विधिक प्रतिनिधि से मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके 2 पुत्र हैं, तो उसकी संपदा का, उसकी चल और अचल संपत्ति का जो उत्तराधिकारी जो विधिक प्रतिनिधि होगा वो उसका बेटा होगा या बेटी होगी, या उसका कोई मतलब उसकी कोई माता है वो होगा, और नहीं तो उसकी पत्नी है वो होगी, ठीक है। और विधिक प्रतिनिधि जो है उस जो प्रॉपर्टी जो उसको उत्तराधिकार के रूप में मिला हुआ है, जो उसके पिता के द्वारा प्राप्त किया गया है, ठीक, वो उसके अगेंस्ट वो वाद भी ला सकता है, और अगर उसमें कोई उस प्रॉपर्टी में कोई तीसरा व्यक्ति आके दखलंदाजी करता है तो उस व्यक्ति को वो मना भी कर सकता है। और मान लीजिए इसका जो व्यक्ति मर गया है, जिसकी मृत्यु हो गई है, वो किसी वाद में पक्षकार था, तो उस वाद में विधिक प्रतिनिधि के मतलब विधिक प्रतिनिधित्व करने के लिए उसका पुत्र या पुत्री या माता या पत्नी उसके मतलब कर सकती हैं, वाद ला सकती हैं, उस वाद को चला सकती हैं, चाहे उस वाद में विपक्षी हो या वादी हो। अब देखेंगे कि उपधारा 12 क्या कहती है। उपधारा संपत्ति के अंतकालीन लाभ। संपत्ति के अंतकालीन लाभ क्या है देखिए, से ऐसे लाभों पर ब्याज सहित वे लाभ अभिप्रेत हैं जो ऐसी संपत्ति पर सदोष ब्याज रखने वाले व्यक्ति को उससे वस्तुतः प्राप्त हुए हों, या जिन्हें वह मामूली तत्परता से उससे प्राप्त कर सकता था, किंतु सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा की गई अभिवृद्धियों के कारण हुई लाभ इसके अंतर्गत नहीं आएगा। उपधारा जो है 12 के नाम से ही पता चलता है कि संपत्ति के अंतकालीन लाभ। इससे ये होता है फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई संपत्ति है, उस संपत्ति में उस संपत्ति का मालिक ए है, तो ए की संपत्ति है और बी जो है उस पर अवैध कब्जा कर लेता है। मान लीजिए वो संपत्ति एक मकान के रूप में बनाई गई हो, उस संपत्ति को अवैध रूप से बी ने कब्जा जब कर लिया तो उस मकान को उसने जो है किराए पे दे दिया। उस किराए से जो वो पैसा प्राप्त कर रहा है वो अंतकालीन लाभ के अंतर्गत आ जाएगा। और ऐसे भूमि को भी ले लीजिए, कोई लैंड हो, खाली लैंड हो, और ए का लैंड हो
और बी जो है अवैध रूप से कब्जा कर लेता है, उस पर खेती करता है, खेती से जो सब्जी मिलती है उसे वो बेचता है और उसके द्वारा जो उसे प्राप्त होता है पैसा, उसको अंतःकालीन लाभ के अंतर्गत माने जाएंगे। लेकिन एक बात हमेशा ये याद रखिए कि कोई भी अंतःकालीन लाभ सुधार, अगर मान लीजिए उस मकान जो किराए के मकान को मतलब मकान जो है किराए पे चला रहा है बी, और उस पर जो है कोई मरम्मत करवा देता है, मान लीजिए गैलरी इसकी टूटी है या कोई कमरा टूटा फूटा है या कोई चीज़ों में किसी भी चीज़ में वो मरम्मत करा देता है, तो वो अंतःकालीन लाभ के अंतर्गत नहीं आएंगे। वैसे लैंड के बारे में भी है कि अगर वो खाली लैंड है, उस खेती करने योग्य है और उस पर कोई भवन निर्माण कर देता है या उस जो खेती करने योग्य भूमि है उस पर वह जो है तार से घेराबंदी करवा देता है या दीवार खड़ा करा देता है, तो वो अंतःकालीन लाभ के अंतर्गत नहीं आएंगे। आप ये हमेशा याद रखिए कि अंतःकालीन लाभ जो है वो अवैध कब्जे के प्रॉपर्टी से प्राप्त जो पैसा होता है वो होता है, और अगर उस पर कोई मरम्मत या किसी तरीके का सुधार जो अवैध व्यक्ति कब्जा किए रहता है वो करा देता है, वो अंतःकालीन लाभ के अंतर्गत नहीं आएंगे। अब आगे देखते हैं हम कि उपधारा 13 क्या कहती है। तो उपधारा 13 जो है ये जगम संपत्ति को बताती है। जगम संपत्ति के अंतर्गत उक्ति फसलें आती हैं। उपधारा 14 ये आदेश से है। सिविल न्यायालय के किसी विनिश्चय के प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है जो डिग्री नहीं है। ये आदेश जो है ये जान ही रही है फ्रेंड्स कि आदेश और निर्णय में क्या आदेश और डिग्री में क्या है डिफरेंस। आदेश जो है ये किसी भी आवेदन पे किया जा सकता है और डिग्री जो है वो किसी वाद के अंतिम या प्रारंभिक में की जाती है। आदेश जब कोई भी मतलब एक वाद में कई बार किया जा सकता है, लेकिन डिग्री वाद जो है या तो अंतिम बार होगा, डिग्री अंतिम निर्णय उसका होगा, या प्रारंभिक डिग्री पारित होती है। डिग्री के कई प्रकार होते हैं, मान लीजिए कई प्रकार क्या 2 प्रकार होते हैं, प्रारंभिक डिग्री और अंतिम डिग्री। लेकिन आदेश का कोई प्रकार नहीं होता है, ये कोर्ट का फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है। अब देखेंगे उपधारा 15 क्या कहती है। ये प्लीडर से न्यायालय से किसी अन्य व्यक्ति के लिए उपसजात होने और अभिवचन करने का हकदार कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अधिवक्ता, वकील या उच्च न्यायालय का कोई वकील है। प्लीडर से न्यायालय से किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी और व्यक्ति के लिए नियुक्त किया जाता है। किस लिए? मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो गरीब है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अधिवक्ता का नियुक्त कर सके, तो प्लीडर जो न्यायालय का प्लीडर होता है वो वादी को, गरीब वादी जो होता है उसको अभिवचन के हकदार का कोई व्यक्ति, मान लीजिए अभिवचन वाद पत्र दाखिल करने के लिए किया जाता है और वो अधिवक्ता, वकील या उच्च न्यायालय का कोई वकील होता है। उपधारा 16 विहित नियमों द्वारा विहित होता है। 17 लोक अधिकारी। लोक अधिकारी में हर न्यायालय का न्यायाधीश, अखिल भारतीय सेवा का कोई सदस्य, नौसेना का सदस्य, वायुसेना का सदस्य, न्यायालय का हर अधिकारी, पुलिस अधिकारी, और ये सब जो चीज़ें हैं, कलेक्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर्स होते हैं, पुलिस होती है, नौसेना का जो है मिलिट्री से कोई भी व्यक्ति, और बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो लोक अधिकारी के अंतर्गत आता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम देखेंगे कि सेक्शन 3 से 8 क्या कहती है। सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7, 8 देखेंगे, और आपका जो सेक्शन 2 का सब जितनी भी परिभाषाएं हैं, 17 डेफिनेशन से वो कंप्लीट हो गए हैं। और आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, कुछ समझ में आया हो, क्योंकि सीपीसी जो है थोड़ा सा कठिन माना जाता है।
इसीलिए लोगों को जल्दी सीपीसी समझ में नहीं आता और सीपीसी से लोग दूर भागते हैं। तो आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है, जिससे मुझे भी पता चले और मुझे भी और प्रोत्साहन मिले कि आप हमसे पूछ रहे हैं तो मैं और ज़्यादा मेहनत करके एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ मैं आपको और अच्छे से बताऊंगी। वैसे मैं और मतलब अच्छा एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ तो बताती हूँ, लेकिन थोड़ा आप कमेंट करेंगे कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है या कुछ ऐसा, तो मैं और अच्छे से आपको बताती रहूँगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊँगी सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्या कहती है। तो बाय बाय।